कि आधे लोग 25 दिन पढ़ोगे, फिर आखिर के 5 दिन रिवीजन में बिताओगे। ये होता ही है और ये बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, है ना, क्योंकि ये जो आखिरी के 5 दिन का रिवीजन रहता है ना, वो हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करता है। कोशिश ये होगी कि आप सभी का जो सिलेबस है हिंदी वाला, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, हिंदी का जो सिलेबस है वो आपका मैं खत्म कर दूं विद इन 25 डेज। मैं पूरा हिंदी का जो व्याकरण वाला हिस्सा है प्लस हिंदी का जो शिक्षा शास्त्र वाला सेक्शन है, ग्रामर वाला जो सेक्शन है, उसको मैं 20 से 30 दिन में पूरा खत्म कर दूं। इससे क्या होगा सर, इससे आपके पास 10 दिन टाइम रहेगा कि आप 10 दिन अच्छे से उस सेक्शन को रिवीजन कर सको। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है और मेरे पढ़ाने की शैली ये कहती है कि सर 1 महीने में हिंदी खत्म करना असंभव है। ठीक है, 1 महीने में जिस तरीके से मैं पढ़ाता था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बैच और बहुत सारे पुराने विद्यार्थी दिख रहे हैं ना, तो मुझे ये लगता है कि एक दो लोग जिस स्पीड से मैं उनको पढ़ाया था, शायद अब उस स्पीड से मैं उनको ना पढ़ा पाऊं। आ जाएगी, आ जाएगी। ठीक है, और इसका समाधान क्या है सर? तो इसका समाधान ये है कि आपको थोड़ा सा सहयोग करना होगा। क्या सहयोग करना होगा सर? देखो, आपकी तैयारी करानी है, ये मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर रखता हूँ कि आपकी तैयारी मुझे करानी है। मेरी तैयारी करनी होगी तो बात अलग है, आपकी तैयारी करानी होगी। अगर मेरी तैयारी करनी होती ना तो मैं पढ़ता और उसके एमसीक्यू सॉल्व करता। इसमें पहला वाला जो सेक्शन है पढ़ाने वाला, वो मैं आपको करा सकता हूँ, लेकिन जो दूसरी जिम्मेदारी है वो आपको उठानी होगी। क्या होगी जिम्मेदारी? एमसीक्यू सॉल्व करने की। देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देते हो जिसमें एमसीक्यू पैटर्न वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न आपको पूछता है, तो जब आखिरी के दिन होते हैं ना, तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी रणनीति, सबसे बेहतर रणनीति ये होती है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके एमसीक्यू सॉल्व करें। एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो उससे क्या होता है, 2 फायदे। एक, आपका सिलेबस कवर होता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और दूसरी चीज आपका दिमाग जो है वो एमसीक्यू वाले पैटर्न में थोड़ा सा ढलता जाता है, जिससे कि आप एग्जाम के टाइम में बहुत ज्यादा विचलित नहीं होते हैं। बहुत ज्यादा आपको ये फील नहीं होता है कि मेरा ये छूट गया, वो छूट गया, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो एमसीक्यू पैटर्न में ढल गया है। आपको एग्जाम में कुछ नयापन नहीं लगेगा। हमको हड़बड़ाहट कब होती है? जब हम कोई नया चीज देखते हैं। यही होता है ना, कोई नया चीज देखते हैं तभी तो हड़बड़ाते हैं। हम हड़बड़ाए मत, इसके लिए जरूरी यही है कि हमारा दिमाग उस पैटर्न में पहले से ढल जाए। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको जितना हो सके थ्योरेटिकल पोर्शन, मेरी गारंटी है वो मेरा हेडेक है, मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन आपका एग्जाम निकालना है तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा। सपोर्ट ये होगा, आपको घर में जाकर के ईमानदारी से जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, जो भी सेक्शन आपको पढ़ाऊंगा, उसके एमसीक्यू आपको सॉल्व करने होंगे। कर लेंगे पक्का? जहां पर समझ नहीं आएगा, जहां डाउट होगा, मैं बैठा हूँ, ठीक है? जहां समझ नहीं आएगा, जहां डाउट होगा आपको, जहां क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये समझ नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल आकर के पूछिए। उसके लिए आपके समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग बैठे हैं, बशर्ते आप अपने तरफ से उतना ही एफर्ट लगाए जितना यहाँ से मैं लगा रहा हूं। ताली दोनों हाथ से बजनी है ना, ठीक है? ताली दोनों हाथ से चलनी है। 2 पटरी ना हो तो ट्रेन तो पलट जाएगी ना, एक अंगू हो जाएगी। तो आपको भी समान रूप से सहयोगी होना होगा। कर पाएंगे? करेंगे। एग्जाम निकालना है ना। एमसीक्यू मैं मैडम देखो, मेरे को जहां पर लगेगा ना कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूं किसी सेक्शन का, किसी की वो जल्दी हो तो मैं नोट्स प्रोवाइड करूं। एमसीक्यू के लिए आप पृथ्वीनाथ पांडे की कॉपी ले लीजिए, ठीक है? पृथ्वीनाथ पांडे की एमसीक्यू की जो किताब आती है ना, वो आप ले लीजिए, ठीक है? वो किताब ले लेंगे तो आपके पास ये सहारा हो जाएगा कि भाई यहाँ से जो पढ़े हैं थ्योरेटिकल पोर्शन, उसका हम जाकर के वहां क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। वहां से क्वेश्चन आएगा। देखो,
समस्या क्या होती है पता है स्टूडेंट्स के साथ कि वो थ्योरी पोर्शन पढ़ते जाते हैं और पीछे भूलते जाते हैं। हमारे यहाँ तो कहावत भी है ना, आगे पाठ पीछे सपाट, और हिंदी में सपाट नहीं होता, पूरा मैन पार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब इतना क्लीन हो जाता है दिमाग की एग्जाम के टाइम में कुछ याद नहीं होता है ये। लेकिन जब एक चीज को पढ़ने के बाद उसके एमसीक्यू आप सॉल्व कर लोगे ना, तो फिर वो आपके दिमाग में स्थिर हो जाता है, स्थायी हो जाता है। कोशिश यही करना कि आप जाकर के मार्केट से किताब खरीदे, पृथ्वीनाथ पांडे की या जो सी भी किताब हो, एमसीक्यू वाली किताब है ना, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उसकी किताब खरीद लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब ये जो सिलेबस है ये सहायक शिक्षक के पद के लिए है। इसमें बड़े बड़े सेक्शन जो आपको टारगेट करने चाहिए वो है पेडागोजी वाला सेक्शन, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण अध्ययन। ये जो 6 टॉपिक है या 6 जो सेक्शन है इसको आप एकदम अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, मेन हमारा फोकस यही होगा कि ये जो 6 सेक्शन है इसको इतने अच्छे से तैयार करा दे आपका कि एग्जाम में आप कम से कम यहाँ के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, और हमारी कोशिश ये भी होगी कि एकदम तलहटी में जाकर के आपको ना पढ़ना है। हमारी कोशिश ये होगी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी होगा वो आपको पढ़ाया जाए, क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, चलिए, तो ये सहायक शिक्षक का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद शिक्षक के पद के लिए थोड़ा सा अलग है, 150 पर्यावरण की क्लास में। ओके, ठीक है, अब देखो सहायक शिक्षक भी 150 अंक का है और शिक्षक भी 150 अंक का। शिक्षक के पद है जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये 30 अंक का हमको दिख रहा है। लेकिन एक चीज याद रखना, सहायक शिक्षक के लिए जो पेडागोजी आता है वो थोड़ा सा आसान होता है, जो थोड़ा मतलब उसको कॉमन सेंस से आप सॉल्व कर सकते हो, अधिकांश क्वेश्चन ऐसे होते हैं। लेकिन जो शिक्षक का पेडागोजी वाला सेक्शन है ये थोड़ा सा इसका क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है, इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन आते हैं, साथ ही जो शिक्षा शास्त्री हैं उनके संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको उस नजरिए से इसको तैयार करना होगा। दूसरा, इसमें भी सामान्य हिंदी 25 अंक का है, सामान्य अंग्रेजी 25 अंक का। अब जो डिफरेंस शिक्षक और सहायक शिक्षक में है वो है गणित और विज्ञान। ये देखिए, ये दोनों मिलाकर क्या है 30 अंक का। वहां पर अकेले गणित 30 अंक का था, देखे थे आप है ना। यहाँ पर आप देखोगे तो अकेले गणित कितने अंक का था, 30 अंक का। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, गणित और विज्ञान मिलाकर के 30 अंक है। इसके बाद सामाजिक अध्ययन, ये नया टॉपिक सहायक शिक्षक में मिलेगा, सहायक शिक्षक में नहीं था। 20 अंक का पूछा जाएगा, कंप्यूटर 10 अंक का और सामान्य ज्ञान 10 अंक का। ठीक है, तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये आपको देखने को मिलेगा शिक्षक पद में। ठीक, अब यदि मैं सिलेबस की बात करूं, बहुत सारे लोगों को तो सिलेबस के बारे में सिलेबस देखे रहते हैं लेकिन क्या क्या है ये समझ नहीं आता। देखिए, शिक्षक के पद है तो यदि मैं सिलेबस कहूं तो टोटल 8-9 यूनिट है इसमें। ठीक है, इसमें इकाई 1 में रखा गया है स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी। ये वाला जो सेक्शन है ये आपके पूरे के पूरे वर्णमाला में कवर हो जाएगा, वर्णमाला में। इसके बाद लिंग, वचन, काल, ये सेक्शन है। संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, यानी संधि करना भी सीखना है और संधि को तोड़ना भी सीखना है। उसके बाद इकाई 9 में है शब्द रूप और शब्द रचना। इसके अंतर्गत आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। शब्द रचना के अंतर्गत एक तो संधि आता है, शब्द रचना में पढ़ते हैं आप लोग, एक उपसर्ग प्रत्यय आता है। तो शब्द रचना के अंतर्गत हम उस टॉपिक को रखते हैं। शब्द रूप के अंतर्गत शब्दों का विभाजन आता है, जो 5 आधार होते हैं उसको रखा जाता है। लेकिन आपके सिलेबस में 5 आधार को नहीं पढ़ना, बस किस आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं ये सारी चीजें आपको समझा दूंगा। उसके बाद स्रोत के आधार पर शब्द के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। देखिए, यहाँ पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज 3 भागों में बांट करके इसको पढ़ा जाता है ना। तत्सम तद्भव से डायरेक्ट क्वेश्चन का पैटर्न आपको जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, है ना। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो 2 अलग अलग पैटर्न में पूछता है ना। एक पैटर्न तो ये होता है कि तत्सम दे देगा, पूछेगा इसका तद्भव क्या है, या तद्भव दे देगा, पूछेगा तत्सम क्या है। दूसरा पैटर्न ये होता है 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इसमें तत्सम शब्दों की पहचान कीजिए
या 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इसमें तद्भव शब्दों की पहचान कीजिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये 2 पैटर्न मिलते हैं। देशज शब्दों में आपको पैटर्न ये देखने को मिलता है कि हमको देशज शब्दों की पहचान करने को कहा जाता है। 4 ऑप्शन देता है, पूछता है इनमें से देशज शब्द कौन सा है, पहचानिए। ठीक है, तो उसको हमको पहचानना सीखना है। उसके कुछ पहचान होते हैं, निश्चित पहचान है, उसको हमको देखना है। विदेशज शब्द से क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जटिल हो जाता है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है याद करना। क्यों सर? यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको शब्द देगा और पूछता है कि फलाना शब्द किस भाषा का है। तो इसको याद करने का सही तरीका क्या है, वो आपसे मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, पिक्टोग्राफी सुनो, पिक्टोग्राफी से उसको याद करेंगे, थोड़ा सा नया चीज। इसके बाद अर्थ के आधार पर शब्द के वर्ग, इसमें पर्यायवाची, ये एकदम मान के चलो कि ये ऐसा सेक्शन है जहां से आपके क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि क्लास में क्या इसको पढ़ा पाना संभव हो पाएगा क्या सर? पॉसिबल नहीं। हाँ, आपको मैं कुछ शीट दे दूंगा पर्यायवाची के, आप उसको पढ़ सकते हो, या अगर आपके पास कोई किताब है तो मेरी राय ये रहेगी कि पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लोकोक्तियां, मुहावरे, ये चार 5 सेक्शन ऐसे हैं जिनको आपको प्रतिदिन के हिसाब से 10-10, 20-20 करके पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, 10 पढ़िए, 10 पढ़िए, रिवीजन कीजिए, छोड़ दीजिए। अगले दिन 10 जब आगे बढ़ना है तो 10 को पहले तुरंत रिवीजन कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगना है? 5 मिनट रिवीजन करो, 10 आगे बढ़ो। फिर 10 आगे पढ़ना है, 20 का रिवीजन किए, 10 आगे बढ़े। ऐसे करके पढ़ोगे तो 30 दिन में 300 शब्द सबके हो जाएंगे। मेरे ख्याल से विनय कुमार पाठक में 300 शब्द नहीं होंगे। ठीक है, तो बेहतर विकल्प ये बोलूंगा मैं आपको कि आप इसको डेली रूटीन में लाइए और इसको पढ़ने का प्रयास करिए। ठीक है, शुरुआत में 2-4 दिन होगी समस्या, ये बता, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा आपको पढ़ने में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो टाइम ड्यूरेशन जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, इसके बाद विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द युग, ये सारे सेक्शन जो है ये वैसे ही सेक्शन है डेली प्रैक्टिस वाले। ठीक है, इसको पढ़ना कैसे है ये मैं आपको बता दूंगा तो क्लास। चलिए, अब शब्द रचना, शब्द रचना के अंतर्गत आप पढ़ते हो उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय में अभी 2018-19 के बाद से व्यापक का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा बदला है। ठीक है, पहले क्वेश्चन आपको क्या देता था, आपको शब्द देता था, पूछता था कि इसमें उपसर्ग कौन सा है पहचानो, या इसमें प्रत्यय कौन सा है ये पहचानो। ये बहुत आसान सा प्रश्न है। अभी पिछले 3-4 साल में जो पैटर्न है वो मैं देख रहा हूँ कि आपको प्रत्यय में अभी जैसे हालिया कुछ एग्जाम हुआ, जैसे संपरीक्षक का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि कम शब्द कौन सी भाषा का उपसर्ग है, तो थोड़ा सा कठिन हुआ है। ठीक है, कम शब्द थोड़ा सा कठिन है पैटर्न पहचानना, क्योंकि अरबी, फारसी, तुर्की तीनों ऐसे लगते हैं जैसे एक ही माँ के जुड़वा बेटे हैं। ठीक है, अरबी, फारसी और तुर्की ऐसे लगते हैं ना कि एक ही जैसे लगते हैं सारे शब्द, तो इनको पहचानना होगा, पहचानना सीखना होगा। ठीक है, तो उस पैटर्न को हमको फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं कि वो परंपरागत जो पैटर्न है उसी को पकड़ के आप चल रहे हो, थोड़ा सा अपना अप्रोच बदलना होगा। यहाँ पे कैसे बदलोगे इस टॉपिक में बताऊंगा मैं। ठीक है, इसके बाद समास है, उसके भेद है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द शक्ति। शब्द शक्ति वाला टॉपिक जो है ये आपको शिक्षक पद में मिलेगा, सहायक शिक्षक में नहीं मिलेगा। इसके बाद इकाई 3 पद एवं पद भेद। अब इसके अंतर्गत आपको संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और कारक चिन्ह, ये चारों आएंगे आपके पद भेद के अंतर्गत। ठीक है, और एक आएगा आपका कारक चिन्ह। तो 8 प्रकार के जो कारक होते हैं उनके चिन्ह आपको अच्छे से याद होने चाहिए, और किस वाक्य में किस प्रकार का कारक प्रयोग हुआ है ये आपको पहचानने आना चाहिए। ठीक, इसके बाद अगला यूनिट है इसमें वाक्य परिचय। वाक्य परिचय से यदि आप प्रश्न देखें, वाक्य से प्रश्न देखें तो 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक वाक्य भेद से। अब भेद जो है ये 2 आधारों पर होता है, अर्थ के आधार पर 8 भेद और रचना के आधार पर 3 भेद होता है। तो दोनों प्रकार से प्रश्न आपको पूछता है वाक्य में। और दूसरा, वाक्य से आपके प्रश्न आता है वाक्य शुद्धि से।
सिलेबस में डायरेक्ट लिखा नहीं होता, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कई बार देखा है। ठीक, इसके बाद विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह जो हमारे हिंदी में प्रयोग होते हैं तो 20 प्रकार के, उन सभी को पढ़ना है। प्रमुख प्रकार कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है, कहाँ पर उसका प्रयोग नहीं करते, ये आपको संक्षिप्त में पढ़ाने का प्रयास करूंगा मैं इसको। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा हम फैलेंगे नहीं, इसको बहुत ज्यादा नहीं फैलेंगे। क्यों नहीं फैलेंगे? क्योंकि तो विराम चिन्ह ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। इसके बाद अगला सेक्शन मुहावरे और लोकोक्तियां। ये वाला सेक्शन तो मान के चलो कि यहाँ से क्वेश्चन तो डन है, यहाँ से आना ही आना है क्वेश्चन, मुहावरे और लोकोक्तियों से। उसके बाद है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश आप छोड़ भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि इसको ऐसे भी पढ़ के नहीं जाते। अपठित गद्यांश से क्वेश्चन जो है ये दो तरीकों से पूछे जाते थे, पूछा जा सकता है यदि देखा जाए तो। एक पैटर्न ये होता है कि आपको पैराग्राफ दे देगा, उसके बाद फिर उसका शीर्षक पूछ देगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी मेहनत वो करेगा। आज तो चेयर से एक यहाँ है, एक वहाँ है, वहाँ बैठे। ठीक है, संगीत हमारी एक संग वो बोलो नहीं उनको गलत है। ठीक है, तो अपठित गद्यांश से एक पैटर्न तो ये होता है, आपको शीर्षक पूछता है। दूसरा पैटर्न ये होता है अपठित गद्यांश से कि आपको एक अपठित गद्यांश देगा और उससे रिलेटेड 4-5 प्रश्न कर देगा और उसको एमसीक्यू पैटर्न में पूछता है। ठीक है, जैसे आप टीईटी वगैरह में एक आध बार देखे हो, पुराना पैटर्न आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, उसका वो जो प्रश्न है ना, उसका उत्तर अपठित गद्यांश में ही निहित होता है। देखे हो स्कूल में बनाए भी होंगे वाला पैटर्न। ठीक है, तो एक वो पैटर्न होता है। इसके बाद भाषाई कौशलों का अध्यापन। भाषाई कौशल कितने प्रकार के होते हैं? वही 3 प्रकार आप तो जानते हो। ठीक है, सॉरी 4 प्रकार जानते हो आप, श्रवण, वाचन, लेखन, पठन। ये चारों आपके सिलेबस में शामिल है और यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली जाकर पूछता है। ठीक है, ये आपके शिक्षक पद हेतु सिलेबस निर्धारित किया गया है व्यापम के द्वारा। कौन कौन? केवल सहायक शिक्षक दे रहा है, आप लोग केवल सहायक शिक्षक वाले, बाकी फिर शिक्षक सहायक शिक्षक दोनों है ना। सहायक शिक्षक के लिए यदि सिलेबस देखें तो उसका सिलेबस देखने में थोड़ा सा बड़ा लगेगा, लेकिन उससे आसान होता है। अच्छा, सब हिंदी माध्यम भी है कि कोई इंग्लिश मीडियम वाले? इंग्लिश मीडियम भी है। इंग्लिश 1 2 3 4। ठीक, हिंदी मीडियम वालों के साथ फायदा ये होता है दोस्त कि ना 10 में से 4-5 क्वेश्चन ऑलरेडी बनते ही हैं, होते ही है ना। देखिए अनुभव किए हो गया, ऐसा नहीं है कि पहली बार एग्जाम दे रहे। हिंदी मीडियम वालों के साथ फायदा यही होता है कि वो जब एग्जाम देते हैं ना, और हिंदी अगर सिलेबस में है 5-6 क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी सही। इंग्लिश मीडियम वालों के साथ वो थोड़ा सा दिक्कत होता है ना, तो आप लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा। ठीक है, जहाँ लोग 1 घंटा देते हैं आपको 1.5 घंटा देना होगा। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन बिल्कुल समझाऊंगा मैं, कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए उतना समझाऊं, लेकिन आप यदि अपने तरफ से एफर्ट नहीं लगाओगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, चलो शिक्षक, सहायक शिक्षक के पद हेतु सिलेबस देखें तो शुरुआत में वर्णमाला यहाँ भी है, लिंग, वचन, संधि ये भी है, तीनों प्रकार यहाँ पर बकायदा मेंशन किए। इकाई 2 में है शब्द रूप और शब्द रचना। तो इसमें स्रोत के आधार पर शब्द और अर्थ के आधार पर शब्द वहां भी थे, यहाँ भी है। यहाँ पर आप देखोगे वहां पर शब्द शक्ति एक अलग से टॉपिक था, यहाँ पर शब्द शक्ति शामिल नहीं है। इकाई 3 यदि देखें तो शब्द रचना है, उपसर्ग प्रत्यय वहां भी था, समास, उसके भेद, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सारे टॉपिक वहां भी थे। पद एवं पद भेद ये सारे वहां पर आपको मिलेंगे। सहायक शिक्षक में शिक्षक में दोनों में ये कॉमन। अगला टॉपिक यदि देखें तो वाक्य परिचय, अंक एवं वाक्य भेद, पदक्रम। पदक्रम बोल दिया मतलब पदक्रम से आपके अशुद्धि वाला प्रश्न जुड़ता है। पदक्रम की अशुद्धि आप सुने होंगे है ना, वाक्यों में पदक्रम की अशुद्धियां होती है, सुने होंगे ना वो सब क्वेश्चन। छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई, फूलों की एक माला पहनाई, एक फूल की माला थोड़ी बन जाए, वो प्रकार की अशुद्धि इसके अंतर्गत आती है। इसके बाद
मुहावरे, लोकोक्तियां अपठित करके आनी चाहिए। तो मुहावरे और लोकोक्तियां ये आप घर में शुरू से धीरे धीरे करके तैयार करते रहिए, ठीक है। कोशिश करूंगा कि जब मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा वहां पे मैं आपका जितने दिन भी बचा रहेगा आपका टेस्ट लूंगा, ठीक है। अगर मेरा सिलेबस, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी हो जाए, 20 दिन में 22 दिन में खत्म हो जाए, उसके बाद जितना भी टाइम बचेगा मैं बिल्कुल टेस्ट लूंगा आपका, ठीक है, ताकि मैं अपने तरफ से ये श्योर हो जाऊं कि भाई आप एग्जाम में परफॉर्म कर लोगे, ठीक है। इसके बाद सीधा अगला टॉपिक आ जाता है आपका पेडागोजी, बच्चों के भाषाई विकास की प्रक्रिया, जो प्रोसेस होता है बच्चों के भाषा सीखने का क्रम जो होता है उसको इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। इसमें एक टॉपिक है आपका भाषा विकास के चरण, बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता। इसके बाद इकाई 8 में है बच्चों में भाषाई क्षमता और उसका विकास, कैसे आप उसमें विकास कर सकते हो, पढ़ना, अर्थ निकालने की प्रक्रिया, क्योंकि हम भाषाई क्षमता के अंतर्गत केवल है ना कि बच्चा पढ़ लेता है, नहीं, बच्चा पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण कर पाता है कि नहीं, ये भी देखना होता है कि नहीं। हाँ, ठीक। इसके बाद अर्थ ग्रहण करने, सॉरी, भाषा अर्थ ग्रहण निर्माण, भाषा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और इसका अंतः संबंध, इन चारों में संबंध होता है, आप सभी को पता है ना, ये अंतः संबंधित होते हैं, प्रश्न आता है ये अंतः संबंधित होते हैं, तो वो संबंध कैसे होता है। इसके बाद मूल्यांकन है, मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए, उसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए, बच्चों में भाषा क्षमता के आकलन के संभावित तरीके कौन कौन से हैं, भाषा सीखने, लिखने व पढ़ने की प्रक्रियाओं में गलतियों की क्या भूमिका होती है, ये आपके पेडागोजी वाले सेक्शन में शामिल है, ठीक है। तो ये सहायक शिक्षक का सिलेबस, सहायक शिक्षक का सिलेबस मेरे हिसाब से थोड़ा सा आसान होता है शिक्षक की तुलना में। यहाँ पर प्रश्नों का स्तर बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल मत सोचना कि बिना पढ़े जाएंगे बना के आ जाएंगे, नहीं होगा, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ प्रश्न जैसे 10 प्रश्न यदि आए मान लो पेडागोजी वाले सेक्शन से, तो ये है कि आप 4 से 5 प्रश्न जो है वो कॉमन सेंस से लगाओगे थोड़ा सा तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बाकी के 5 प्रश्न में आपको संघर्ष हो सकता है देखने को मिल जाए, ठीक है। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि भाई वो भी मत करना पड़े, क्यों मेहनत करोगे वहां पे, संघर्ष क्यों करना पड़े, है ना। चलिए, तो ये आपके सिलेबस की बात हो गई। सिलेबस बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, छोटा सा नन्हा सा। तो सबसे पहले अंक वितरण याद रखना दोनों में, ठीक है, और इसी हिसाब से पढ़ना है अपना। जो देखो अब टाइम टेबल ऐसा बनाना कि सारे सब्जेक्ट जो है वो कवर हो जाए, ये नहीं करना कि हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी पढ़ रहे हैं दिन भर, नहीं मत करना। अब क्या करना, पूरा आपका जो पढ़ने का टाइम है, आप 12 घंटे पढ़ते हो, 10 घंटे पढ़ते हो, 12 घंटे, 24 घंटे, जो पढ़ना है, आप जितने देर पढ़ते हो उसको छोटे छोटे भाग में बांट दो। ये सोचिए कि अब मुझे 2 घंटा हिंदी पढ़ना है तो हिंदी ही पढ़ना है, मुझे 2 घंटे मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है तो मैथ्स की ही प्रैक्टिस करनी है, 2 घंटे पेडागोजी पढ़ना है तो पेडागोजी ही पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है तो पर्यावरण ही पढ़ना है। वेटेज के हिसाब से आप उसको टाइम दीजिए, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ समय बहुत कम है, ठीक है। बहुत सारे लोग तो पढ़ के बैठ भी गए हो यार, एक एक दो दो बार, कैसे ठीक है। कंपटीशन उतना नहीं होगा मेरे हिसाब से जितना कि शिक्षक भर्ती के लिए होना चाहिए, है कि नहीं। शिक्षक भर्ती के लिए जितना कंपटीशन होना चाहिए वास्तविकता में उतना नहीं होगा, क्योंकि पोस्ट बहुत सारे हैं, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ सरकारी नौकरी पाने का ना एकदम अच्छा अवसर है, ठीक है, सरकारी नौकरी पाने का बहुत अच्छा अवसर है, इसको हाथ से मत जाने देना, ठीक है। तो चलो मैं आज पहला टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है भाषा बोध। भाषा बोध आप देखोगे कि आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन नहीं है भाषा बोध, लेकिन यहाँ से एक दो क्वेश्चन अभी टीईटी में भी 2022 वाला जो टीईटी हुआ था ना उससे भी आया हुआ है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था ना, भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे होती है, किस धातु से होती है,
हाँ वो क्वेश्चन आया हुआ था, तो वो क्वेश्चन भाषा बोध के अंतर्गत ही आता है। चलिए, तो भाषा बोध के अंतर्गत बेसिकली हम पढ़ते हैं कि भाषा क्या है और हिंदी भाषा का विकास क्रम। वैसे तो अगर आपके पास टाइम होता तो मैं आपको पढ़ाता हिंदी भाषा क्या है, भाषा के गुण क्या होते हैं, भाषा के प्रकार कितने होते हैं, है कि नहीं? भाषा का विकास क्रम क्या है हिंदी का, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाया रहता है। लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस के हिसाब से मेरे को लगता है कि उतना पढ़ाना उचित नहीं है। ठीक है? चलिए, तो भाषा बोध के अंतर्गत पहला जो चीज़ है वो है भाषा क्या है? भाषा क्या है? तो भाषा की यदि परिभाषा देखें या सामान्य व्यवहार में यदि देखें तो भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, यानी ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने भावों को दूसरों तक क्या करते हैं? संप्रेषित करते हैं, दूसरों तक भेजते हैं। तो भाषा मूलतः देखा जाए तो क्या है? पहली चीज, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। अभिव्यक्ति का माध्यम है। अब यदि भाषा शब्द की बात करें तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बनता है। भाष धातु, जिसका अर्थ होता है बोलना। अर्थ क्या होता है? बोलना। और इस भाषा शब्द की सबसे पहली परिभाषा दी गई थी आचार्य पतंजलि के द्वारा। आचार्य पतंजलि का नाम सुने? हाँ, योग सूत्र वाले। हाँ, लेकिन योग सूत्र में उन्होंने परिभाषा नहीं दी है भाई। देखिए, पूरे विश्व में यदि व्याकरण की पहली किताब देखें तो वो मिलती है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने लिखी थी। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी थी, इस पर भाष्य लिखने का काम किया था आचार्य पतंजलि ने। आचार्य पतंजलि ने इस पुस्तक पर भाष्य लिखा और उसका नाम रखा क्या? महाभाष्य। और इस महाभाष्य के पहले सर्ग में ही भाषा को परिभाषित किया गया है। और भाषा को परिभाषित करते हुए आचार्य पतंजलि कहते हैं, भाषम व्यक्तायाम वाची भावम मनेन उपजन्ते। ठीक है, भाषम व्यक्तायाम वाची भावम मनेन उपजन्ते, अर्थात भाषा अभिव्यक्ति का वह माध्यम है जो मन में उत्पन्न होने वाले भावों को अभिव्यक्त करता है। तो ये परिभाषा कहां पर दी गई है? महाभाष्य में। महाभाष्य किसने लिखा? पाणिनि नहीं भाई, पतंजलि ने। ठीक है, भाष्य किया है। विश्व में व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी मानी जाती है? पाणिनि की विश्व में ना, ये नहीं बोल रहे कि भारत में, नहीं, विश्व में व्याकरण की पहली पुस्तक मानी जाती है। ये कौन सी पुस्तक है भाई? नाम है इसका अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो रचना है ये आचार्य पाणिनि की है। इस अष्टाध्यायी पर टीका लिखने का काम किसने किया? आचार्य पतंजलि ने। और उस पुस्तक को नाम दिया था इन्होंने महाभाष्य। इस महाभाष्य में पहली बार परिभाषित किया गया है किसको? भाषा को। और क्या कहा गया? भाषम व्यक्तायाम वाची भावम मनेन उपजन्ते, अर्थात भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है जो मन के भावों को अभिव्यक्त करता है। क्लियर है? ठीक। अब तुरंत मैं स्विच करूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। वो टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा का विकास क्रम। ठीक है, अभी हाल फिलहाल के जितने व्यापम के या पीएससी के एग्जाम हुए हैं, लगभग 70-80% एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आता है यहाँ से क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है ये पूछता है। ठीक है, तो हिंदी भाषा, देखो एक चीज दिमाग में हमेशा रखिएगा कि कोई भी भाषा ना अचानक से ऐसा नहीं कि बस पैदा हो गई है। ऐसा होता है क्या? ऐसा थोड़ी होता है यार कि आज हम लोग हिंदी छत्तीसगढ़ी बोल रहे हैं, अचानक से कोई दूसरी भाषा बोलने लग गया, नहीं होता। हमको उसको धीरे धीरे सीखना होता है, सीखने की प्रक्रिया से होती है भाषा, है ना। तो भाषा वैसे ही कोई भी भाषा जो है वो अचानक से पैदा नहीं होती, उसका एक निश्चित विकास क्रम होता है। तो हिंदी का जो विकास क्रम है ये प्रारंभ होता है कहां से? संस्कृत से। और संस्कृत का जो सबसे पुराना स्वरूप है वो कहां दिखता है? वैदिक वेदों में। वेदों में
ऋग्वेद सबसे पुराना साहित्य माना जाता है। अब तो यूनेस्को भी उसको बोल दिया है कि जो ऋग्वेद है वो विश्व की सबसे पुरानी साहित्य है। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत जो है ये सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है हमारे पास किसी लिटरेचर के। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना। अब मैंने कहा कि कोई भी भाषा जो है, कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, कोई भी भाषा हो, वो अचानक से विकसित नहीं होती है। वो धीरे-धीरे करके एक प्रोसेस के माध्यम से क्या होती है, आगे बढ़ती है। और एक भाषा का एक जबरदस्त गुण होता है। क्या गुण होता है सर? कि कोई भी भाषा ना कभी स्थायी नहीं होती है, वो हमेशा बदलती रहती है। जैसे आप खुद सोचो ना, क्या 40-50 साल पहले या 60 साल पहले जो लोग थे, क्या उनकी भाषा ठीक वैसी ही थी जैसी आज हम बोलते हैं? नहीं थी सर, बदल गई है भाषा। धीरे-धीरे बदलाव हुआ ना, ठीक है? 400-500 साल की भाषा, पहले की भाषा आज की भाषा के जैसे हो ही नहीं सकती। यानी उस भाषा में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है और उस परिवर्तन के फलस्वरूप आप हिंदी का वर्तमान स्वरूप देख पाते हैं। तो वैसे ही ये जो वैदिक संस्कृत है, ये धीरे-धीरे सरल हुई और सरल होते-होते जो साहित्य का संस्कृत का स्वरूप हमको दिखता है, उस संस्कृत को हमने क्या नाम दिया है? लौकिक संस्कृत नाम दिया है। अब लौकिक संस्कृत फिर से सरलीकृत हुई। सरलीकृत होकर के कौन-सी भाषा बनी? पाली भाषा। और पाली भाषा जो है, ये हमारे देश में मानी जाती है प्रथम जनभाषा। ठीक है? भारत की प्रथम जनभाषा यदि पूछे, भारत की प्रथम जनभाषा या भारत की प्रथम देश भाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है, तो वो है हमारी पाली भाषा। ठीक है, पाली भाषा। अब पाली भाषा भी स्थिर हो सकती है क्या? नहीं, वो भी धीरे-धीरे बदली और पाली भाषा के सरलीकरण से भाषा का जो स्वरूप सामने आता है, उसको हमने क्या नाम दिया? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा जो है, ये भारत के सीमा के अंतर्गत शिलालेखों की प्रथम भाषा बनी। शिलालेखों की प्रथम भाषा कौन बनी? प्राकृत भाषा। शिलालेखों में प्रयुक्त होने वाली पहली भाषा थी ये। ठीक है, शिलालेखों में प्रयुक्त होने वाली पहली भाषा कौन सी? प्राकृत भाषा। अब प्राकृत भाषा भी तो स्थिर नहीं हो सकती ना, ये भी धीरे-धीरे बदलेगी। प्राकृत भाषा के सरलीकरण से अपभ्रंशों का विकास हुआ। अपभ्रंशों का 7 अपभ्रंश में टूटी थी कौन? प्राकृत भाषा। ये क्वेश्चन आता है कि प्राकृत भाषा के विखंडन से कितने अपभ्रंशों का निर्माण हुआ या कितने अपभ्रंशों का उद्भव हुआ? तो कितने अपभ्रंश थे? 7 अपभ्रंश थे, याद रखिएगा। नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, संख्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपभ्रंशों की संख्या कितनी थी? 7 थी। अब इन 7 अपभ्रंशों से ये माना जाता है कि कालांतर में हिंदी भाषा विकसित हुई। ये एक मत कहता है। दूसरा मत ये कहता है कि अपभ्रंश डायरेक्ट हिंदी में नहीं बदले। अपभ्रंशों से पहले अवहट्टों का निर्माण हुआ, अवहट्ट बने और अवहट्ट फिर कालांतर में किसने बदले हैं? हिंदी में बदले हैं। तो 2 मत मिलते हैं हमको, एक अपभ्रंशों से डायरेक्ट हिंदी वाला मत और दूसरा अपभ्रंशों से अवहट्ट फिर अवहट्ट से हिंदी वाला मत। ये 2 मत हमको दिखाई पड़ते हैं, मिलते हैं साहित्यकारों के। ठीक है, तो हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंशों से हुआ है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंशों से। ठीक है, तो ये हिंदी भाषा का विकास क्रम, ये विकास क्रम है, याद हो जाएगा। क्वेश्चन क्या आएगा सर? देखो, एक तो ये विकास क्रम एकदम अच्छे से तैयार करना। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सर पाली पहले आई कि प्राकृत पहले आई? क्योंकि प्राकृत शब्द थोड़ा संस्कृत टाइप का नाम लगता है ना, तो ऐसे लगता है कि ये पहले आई होगी, लेकिन प्राकृत बाद में आई है, पाली भाषा पहले आई है। ठीक है, पाली भाषा का जन्म जो है या पाली भाषा का जो साहित्य है वो हमको लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास गौतम बुद्ध के टाइम का मिलता है ना। गौतम बुद्ध ने अपने प्रवचन कौन सी भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए, लेकिन प्राकृत भाषा के जो साहित्य हैं वो हमको लगभग पहली सदी के आसपास के मिलते हैं। इसीलिए हम ये मानते हैं कि पाली भाषा पहले आई
और फिर प्राकृत भाषा आई है। ठीक है, तो ये विकास क्रम अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो एडिशनल फैक्ट्स आपको बताया है मैंने, इसको आप याद रखिएगा, इनको याद रहेगा पक्का। ठीक, चलो ये है हिंदी का विकास क्रम। अब अगला जो टॉपिक होगा हम लोग का वो वर्णमाला। ठीक है, अगला जो टॉपिक होने वाला है वो होगा वर्णमाला। इसके बीच में यदि आप चाहें तो भाग 17, याद है भाग 17 संविधान का, संविधान का भाग 17 याद है ना? अरे 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जितनी भाषाएं अधिसूचित हैं उनसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है ना, 3-4 आर्टिकल हैं, 343, 345, 346, 350A और 351। ठीक है, ये 4-5 आर्टिकल आप चाहो तो याद कर सकते हो। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन जीएस वाले सेक्शन में ये कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला जानने से पहले हमको जानना होगा वर्ण के बारे में। वर्ण क्या होता है? वर्ण क्या है? क्या है वर्ण? वर्ण क्या है? ध्वनि की, ध्वनि की छोटी इकाई कि शब्द की छोटी इकाई? ध्वनि की इकाई। वर्ण ध्वनि की इकाई है कि शब्द की इकाई है? अच्छा, वर्ण है क्या? वर्ण असल में है क्या? वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण शब्द का मतलब क्या होता है? अरे गुरुजी बनने वाले हो यार। वर्ण शब्द का मतलब क्या होता है? अरे वर्ण शब्द का मतलब क्या होता है? रंग होता है। वर्ण का मतलब क्या होता है? होता है ना? अरे यार, देखिए वर्ण का सीधा सा मतलब होता है रंग। हर रंग जो है वो अपने आप में अलग प्रकार की अभिव्यक्ति होती है कि नहीं? जैसे ये देखो, ये सब अलग अलग प्रकार की अभिव्यक्तियां हैं कि नहीं? वैसे ही हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनियां भी तो अलग अलग प्रकार की अभिव्यक्तियां हैं, नहीं है? है ना? इन्हीं ध्वनियों को लिखने के लिए, इन्हीं ध्वनियों को लिखित रूप में लाने के लिए हमने कुछ चिन्ह निर्धारित किए हैं। इन्हीं चिन्हों को कहा जाता है क्या? वर्ण। जैसे मान लो मैं ऐसा लिखूं, क्या लिखा है सर? का, ये क्या लिखा है? 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 ये सब है कि नहीं अलग अलग प्रकार की ध्वनि? अलग अलग प्रकार की ध्वनि है मतलब अलग अलग प्रकार की अभिव्यक्ति भी तो है ना? हाँ, तो इन्हीं को अभिव्यक्त करने के लिए हमने कुछ चिन्ह निर्धारित किए हैं। ये जो मुंह से निकलने वाली ध्वनियां हैं उनके लिए हमने चिन्ह निर्धारित किए हैं। इन्हें ही कहा जाता है क्या? इन्हें ही कहा जाता है वर्ण। वर्ण भाषा की, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है, याद रखिए। वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई बोले ना तो ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, लेकिन लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? वर्ण है। ठीक है, ओके। अब यदि मैं हमारे हमारे वर्णमाला की बात करूं तो सबसे पहले वर्णमाला की परिभाषा ही जान लो। क्या है वर्णमाला? वर्णों का समूह, व्यवस्थित समूह। ठीक है, देखो अगर मैं केवल बोलूं ना कि हिंदी की वर्णमाला जो है वो वर्णों का समूह है तो ये गलत होगा। हमारी वर्णमाला में वर्णों को हमने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया है। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे वर्णमाला में क ख ग घ अंगा ये कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियां हैं। फिर च छ ज झ इया तालव्य ध्वनियां हैं। ट ठ ड ढ ण मूर्धन्य ध्वनियां हैं। यानी एक ही उच्चारण स्थल से उच्चारित ध्वनियों को हमने एक जगह पे रखा है। यह है एक प्रकार की व्यवस्था। अच्छा, अल्प प्राण महाप्राण सुने होंगे, है कि नहीं? ये एक प्रकार की व्यवस्था दिखती है।
अच्छा, एक सबसे कॉमन व्यवस्था तो ये दिखती है, हमारी वर्णमाला चालू कहाँ से? अनार के आ ई आओ तक आया, स्वर हैं इतने पूरे, स्वरों को रखा सबसे पहले, फिर ऐसे दो वर्ण जो न स्वर हैं न व्यंजन है, अम अ, उसके बाद फिर आते हैं कौन? व्यंजन, उसके बाद फिर व्यंजन वर्ण आते हैं ना। तो एक प्रकार की ये व्यवस्था है। तो अगर मैं हिंदी के वर्णमाला को केवल वर्णों का समूह कहूं तो गलत होगा। हमारी वर्णमाला हिंदी वर्णों का व्यवस्थित समूह है। ठीक, तो कभी क्वेश्चन आए कि हिंदी की वर्णमाला या वर्णमाला क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों का व्यवस्थित समूह। हमारी वर्णमाला को यदि देखें तो हमारी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है कितनी? सॉरी, वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। कुल 52 वर्ण होते हैं। क्या मतलब हुआ सर 52 वर्ण कहने का? हमने 52 प्रकार की ध्वनियों को चिन्ह प्रदान किया है कि नहीं? यही तो मतलब हुआ ना, 52 प्रकार की ध्वनियां हैं जिसको हमने चिन्ह प्रदान किया। ये 52 ध्वनियां कौन कौन सी हैं सर? देखो, ये इन 52 ध्वनियों को हमने छोटे छोटे भागों में बांटा है। पहला भाग जैसे मैंने आपको बताया क्या है? स्वर। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। इसके बाद अगला भाग जिसे हम कहते हैं क्या? अयोगवाह। अयोगवाह। अयोगवाह की संख्या कितनी? 2। उसके बाद अगले भाग को हमने नाम दिया है क्या? व्यंजन। व्यंजनों की संख्या कितनी सर? 33। इसके बाद अगला भाग जो है इसको कहा जाता है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण या इन्हें ही कहा जाता है क्या? अर्ध स्वर। इसके अंतर्गत 4 वर्ण शामिल होते हैं। इसके बाद अगला भाग कहलाता है द्विगुण वर्ण या इसे ही कहा जाता है उत्क्षिप्त ध्वनियां। और इसके अंतर्गत कितनी ध्वनियां शामिल हैं? 2। तो 11, 11 और 2 13, 13 और 33 46, 46 4 50, 50 और 2 52। ये 52 ध्वनियां हमारी वर्णमाला में शामिल हैं। ठीक है, ये 52 ध्वनियां हैं। ओके, चलिए, इन 52 ध्वनियों को हमने छोटे छोटे भागों में बांटा है। पहला भाग है स्वर। स्वर क्या है? ऐसे वर्ण जो अपने उच्चारण में स्वतंत्र होते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य वर्ण के की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं? स्वर। अब इन स्वरों को हमने बांटा है 3 छोटे छोटे भागों में, 3 भागों में। पहला भाग कहलाता है लघु स्वर या इन्हें ही कहा जाता है मूल स्वर या इन्हें ही कहा जाता है क्या? ह्रस्व स्वर। इनकी संख्या होती है 4 और इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं कौन कौन से? आ है, ई है, ऊ है, री है। ये 4 वर्ण क्या कहलाते हैं? लघु स्वर, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। इसके बाद अगला जो भाग है इसको कहा जाता है उत्पन्न स्वर और इनकी संख्या होती है 3। कौन कौन से सर? आ है, ई है और ऊ है। फिर अगला जो भाग है उसको कहा जाता है व्युत्पन्न स्वर या इन्हें ही नाम दिया जाता है क्या? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वरों की संख्या 4। कौन कौन आता है सर? ए, ऐ, ओ और औ। ये 4 वर्ण क्या कहलाते हैं? संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। अब ये जो उत्पन्न स्वर और व्युत्पन्न स्वर हैं, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है दीर्घ स्वर या इन्हें ही मिलाकर कहा जाता है क्या? संधि स्वर। दीर्घ स्वर क्यों? देखिए, अब सबसे पहले तो सबकी सबकी परिभाषा को थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि 2019 के बाद जो थोड़ा सा पैटर्न बदला है ना, उसमें परिभाषा देता है और पूछता है उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, आप पैटर्न देखना, कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलेगा। परिभाषा देगा, पूछेगा उन्हें क्या कहा जाता है, ऐसा। ठीक है, जैसे अभी स्वर की परिभाषा मैंने कही ना, हाँ, ऑप्शन क्वेश्चन देगा आपको, ऐसे वर्ण जो अपने उच्चारण में स्वतंत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है?
ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता न हो उन्हें कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो परिभाषा को थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है। लघु स्वर या ह्रस्व स्वर, देखिए लघु या ह्रस्व स्वर की परिभाषा समान है। लघु का मतलब छोटा, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में लगने वाला समय कम होता है, यानी कम समय में ही जिन वर्णों का उच्चारण हो जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में कम समय लगता है ना, अ, ई, उ, री, लघु स्वर है। इन्हीं 4 वर्णों को हमने क्या नाम दिया है, मूल स्वर। क्यों मूल स्वर कहा होगा सर? क्योंकि इन्हीं 4 स्वरों से बाकी सभी स्वरों का निर्माण होता है। कैसे होता है सर? देखो, दीर्घ स्वर संधि जब आप पढ़ेंगे तो आ से आ का मेल होगा, ई से ई का मेल होगा, उ से उ का मेल होगा, आ से आ को मिलाएंगे तो बनेगा आ, ई से ई को मिलाएंगे तो बनेगी ई, उ से उ को मिलाएंगे तो बनेगा क्या, ओ। गुण स्वर संधि में आओगे तो आ से मिलाओगे ई को बनेगा ए, बनेगा। आ से मिलाओगे उ को तो बनेगा ओ। सूर्य धन उदय, ओ बनता है ना, हाँ। इसके बाद वृद्धि संधि में जब आओगे तो आ से मिलाओगे ए को, क्या बनेगा, ऐ। आ से मिलाओगे ओ को, क्या बन जाएगा, आओ बन जाएगा। देख लो सर, इन्हीं 4 स्वरों से बाकी सब स्वर बने हैं ना। इसीलिए इन 4 स्वरों को हम क्या कहते हैं, मूल स्वर। मूल का मतलब जड़, जड़ से पूरा पेड़ बनता है, वैसे ही इन 4 स्वरों से बाकी सभी स्वरों का निर्माण होता है। क्लियर है? अब अगली जो श्रेणी है उसको हमने नाम दिया है क्या, उत्पन्न स्वर। नाम दिए हो ना, उत्पन्न स्वर। और नीचे वाले को क्या नाम दिए हो, व्युत्पन्न स्वर। क्या अंतर होता है सर उत्पन्न और व्युत्पन्न में? देखो, हाँ 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 सही बोल रहे हो। क्या होता है, एक ही स्वरों से। देखो, 2 स्थितियां बता रहा हूं। पहली स्थिति, मान लो अगर कोई वस्तु है, इसका निर्माण एक ही प्रकार के पदार्थ से हुआ है, एक ही प्रकार का मॉलिक्यूल इसमें उपस्थित है, तो कहा जाएगा कि इस वस्तु को क्या किया गया है, उत्पन्न किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है अंग्रेजी में। हिंदी में यदि देखें तो इसको क्या किया गया है, उत्पन्न। अब दूसरी स्थिति, मान लो कोई वस्तु है, उसका निर्माण अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल से हुआ है, अलग अलग प्रकार के पदार्थ मिले और इस वस्तु का निर्माण किए हैं, तो कहा जाएगा कि इस वस्तु को क्या किया गया, व्युत्पन्न किया गया, यानी डेराइव किया गया है। अंग्रेजी में इसको डेराइव, डेरिवेशन शब्द आता है ना, हाँ, डेराइव किया गया है। तो ऐसे स्वर जिनका निर्माण समान ध्वनियों से, समान स्वरों से हुआ है, उनको क्या कहा जाता है, उत्पन्न स्वर। और ऐसे स्वर जिनका निर्माण अलग अलग प्रकार के स्वरों से हुआ है, उनको क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न स्वर। ठीक है, चलो अब खुद से निर्णय लेना, कौन उत्पन्न कौन व्युत्पन्न, समझ आ जाएगा। उत्पन्न कौन है, समझ आ गया ना। उत्पन्न स्वर कौन, ऐसे स्वर जिनका निर्माण एक ही प्रकार के स्वरों के मेल से हुआ है। कौन कौन है सर उत्पन्न, ये देखो, ये देखो सर, आ बना है, समान प्रकार की ध्वनियां हैं। ये देखो ई बना है, समान प्रकार की ध्वनियां हैं। ये देखो उ, समान प्रकार की ध्वनियां हैं। ये ऐसी ध्वनियां हैं जिनका निर्माण एक ही प्रकार के स्वरों के मेल से हुआ है, इसलिए ये क्या है, उत्पन्न किए गए हैं। और ऐसे स्वर जिनका निर्माण अलग अलग प्रकार की ध्वनियों के मेल से हुआ, उनको हमने क्या नाम दिया, व्युत्पन्न। तो ये 3 उत्पन्न हैं और ये 4 स्वर क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न स्वर कहलाते हैं। क्लियर है? ठीक, चलिए अब अगला भाग। अगला भाग, इन 4 स्वरों को हमने नाम दिया है क्या, संयुक्त स्वर। संयुक्त कहने का मतलब क्या होता है, जहां 2 चीजें जुड़ी हुई हो, होता है ना। तो जहां जिन स्वरों का निर्माण, ठीक है, इसकी परिभाषा ऐसी होगी कि जिन स्वरों का निर्माण 2 भिन्न भिन्न प्रकार के स्वरों के मेल से हुआ है, उन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। तो अभी देखा हमने,
अलग अलग प्रकार की ध्वनियां कहाँ जुड़ी हुई हैं? इन्हीं चारों के निर्माण में। इसलिए हमने इन चारों को क्या कहा है? संयुक्त स्वर कहा है। ठीक, याद रहेगा? हाँ। अब सर इनको हमने दीर्घ स्वर कहा है, क्यों कहा है सर? देखो, ये 7 स्वर, ये 4, ये सॉरी ये 3 प्लस ये 4, ये ऐसे स्वर हैं, ये ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण लघु स्वरों की तुलना में अधिक होता है, लगभग दुगुना, लगभग दुगुना दुगुने समय तक इनका उच्चारण होता है। इसीलिए हमने इनको क्या नाम दिया है? दीर्घ। लघु का उल्टा होता है कि नहीं? दीर्घ। लघु यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा। लघु स्वर क्या थे? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण काल कम हो, उच्चारण अवधि जिनकी कम हो। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण काल अधिक होता है, जिनके उच्चारण में लगने वाला समय क्या हो? अधिक हो, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। फिर सर संधि स्वर है। संधि स्वर क्यों कहा होगा? सोचो सोचो। संधि से बने हैं, संधि से बने हैं। अरे ये सब बताया ना आपको, ये दीर्घ में बनेगा, ये दीर्घ स्वर संधि की संक्रियाएं हैं सब। ये सब, ये दोनों जो हैं, ये गुण स्वर संधि, ये दोनों वृद्धि संधि की संक्रिया है। ठीक है, इसीलिए हमने इन 7 वर्णों को क्या नाम दिया है? संधि स्वर नाम दिया है। ठीक है, चलो तो ये हैं स्वर। आगे जाकर के जब पूरी वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद फिर स्वरों का विभाजन पढ़ाऊंगा आपको। स्वरों का विभाजन, स्वरों का विभाजन 3 अलग अलग आधारों पर होता है। ठीक है, मुंह खुलने के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर और मात्रा के आधार पर, 3 आधार पर बढ़ता है ये। तो तीनों आधारों को जब ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर अलग से बाकायदा पीडीएफ में आपको पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, वो पीडीएफ आपके पास रहेगा, एग्जाम के टाइम में आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, चलो तो आज की क्लास में इतना ही। अभी सॉफ्ट कॉपी मिलेगा यार, हार्ड कॉपी करोगे? सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। ठीक है, आपको इसी ऐप में मिल जाएगा, और टीचमेंट ऐप जिसमें जो आपको डाउनलोड करने को कहा गया होगा ना, उसी ऐप में मिल जाएगी। ठीक है, किसका सिलेबस में अलग से? हिंदी में नहीं, देखो अलग से वैसा कभी नहीं बताता है। कभी टीटी में भी कहाँ बताता है अलग से? नहीं बताता है। अप्रोक्स ये मान के चलो 7 से 8 क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, हर बार का है, 7-8 क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है, जैसे टीटी में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हर बार का एवरेज रहता ही है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, दोनों में लगभग उतने ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 10 से, बस वही बताया ना, संख्या लगभग समान होती है, 8 से 10। ठीक है, मैक्सिमम 10 जाएगा पेडागोजी वाला सेक्शन। बस उसमें ये याद रखना, शिक्षक का जो दे रहे हो उसका स्तर थोड़ा सा अच्छा होने वाला है। थोड़े से कठिन प्रश्न वहां पे पूछे जाते हैं, और सहायक शिक्षक वाले जो हैं वो अगर 8 क्वेश्चन आते हैं तो 6 क्वेश्चन लगभग वो कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो। यदि थोड़ा सा दिमाग खुला है आपका, आप आसानी से बना लोगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हाँ क्लासेस कंटिन्यू होंगी अभी आपकी। ठीक है।